हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अपना चुनाव क्षेत्र नहीं माना और लोगों ने ये मान लिया कि कभी भी वक्त आएगा जब वहां की तृप्ति हो जाएगी तब शायद हमारा नंबर लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि 6 साल में बीजेपी की सरकार ने क्या कर दिया। मैं इस चुनाव क्षेत्र की बात नहीं करता। मैं राजनीति में, मेरे को 48 साल से सक्रिय राजनीति में हूं। मैं 1972 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था। शायद हरियाणा में कोई अब हो ऐसा जिसने। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि पहली बार एक राजनीतिक विश्लेषण मैंने अगर किया हो तो मैं ये, अगर मैं बीजेपी में नहीं भी हूं या उसका विरोधी भी हूं, तब भी मैं ये कह सकता हूं कि एक नई पद्धति की शुरुआत हुई, और वो ये कि विकास हो तो सबका समान हो। समान तो विकास की को परिभाषित किया और हुआ, जबकि मैंने बताया कि पिछले 10 साल मुख्यमंत्री रहने पे ये भावना, खुद उनका उम्मीदवार, खुद उनका कैंडिडेट उनके लिए सीट छोड़ के आया, लेकिन उस जिस विकास की वो बात करते हैं यहां वो विकास नहीं था। यहां अगर विकास हुआ तो लोगों ने अपने दम पे किया। मुझे शायद ही हरियाणा में कोई ऐसा चुनाव क्षेत्र हो जिसमें कम से कम 4-5 हजार तो टीचर्स हैं इस इलाके के अंदर। ये, और अब से नहीं, देश की आजादी के फौरन बाद जब JBT वगैरह, BEd ये शुरू हुआ तो यहां के लोगों ने, यहां की महिलाओं ने, यहां की लड़कियों ने, यहां के लोगों ने पढ़ाई पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इसीलिए आप, अगर, मैं शायद अपने कार्यकर्ता साथियों को भी आज ये कह के जाऊंगा कि इस चुनाव में जीतने की एक सबसे बड़ी सोच ये हो सकती है कि बाहर बहुत लोग सेटल्ड हैं, बाहर इस चुनाव क्षेत्र से बाहर, अगर उनको शामिल किया जाए, उनसे संपर्क किया जाए तो हम अपना वोट बैंक और बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि समान विकास की बात तो ठीक है, कमिटमेंट की बात है ये, लेकिन फिर भी MLA अगर रूलिंग पार्टी का है तो वो ज्यादा स्पीड अप करा सकता है, अपने काम को तेजी से कर सकता है, और लोगों को भी संतुष्टि हो सकती है कि हां, वरना तो एक बात सरकार आज कह के जाएगी ये पुल बनेगा और वो 3 साल पुल ना बने, तो 3 साल के बाद बन भी जाए तो लोगों का विश्वास, वो इस परिस्थिति में विश्वास नहीं जीत सकते। वो कहेंगे तो फिर जब जरूरत थी 3 साल पहले तब बनना नहीं, अब बन गया तो इसका कोई ज्यादा हम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस चुनाव में हमें एक ताकत मिलेगी यहां के मतदाताओं को ये कहने की कि आपका जो भी वायदा है, वैसे तो मतदाता की ये सोच भी होती है कि अगर चुनाव का साल बाकी हो तो कहते हैं कि अब की बार बदलो, 4 साल बाकी हो तो कहेंगे कि सरकार से काम लेने हैं तो इनको ही रखो, जिताओ इनको। लेकिन इस भावना से मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूं कि एक नई चीज जो हम यहां कर सकते हैं, हमारा विधायक बनने पे कामों की जो गति है, जिसमें ये संतुष्टि हो कि हां ये बात कही है और हो गई, ये तभी संभव है जब हम इस बात को सिरे चढ़ाएं। और इस बात का हमने वायदा भी किया है लोगों से कि जो कहेंगे वो त्वरित होगा, इमीडिएट होगा, उसमें इफ एंड बट नहीं आ सकते। क्योंकि नौकरशाही का तो ये, मैं तो 5 साल केंद्र सरकार में मंत्री रहा, 9 साल यहां हरियाणा में रहा, ये एक त्रुटि है सिस्टम की
कि जी अब एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आएगी, अब टेक्निकल सैंक्शन आएगी, अब फंड अलॉट करे जाएंगे, अब टेंडर होंगे, फिर वह काम शुरू होगा। इससे जो मांगने वाले हैं, जो देने वाला है, उनकी नजदीकियां नहीं होती बल्कि दूरियां हो जाती हैं। तो इस चीज को हम इस चुनाव के माध्यम से एक नमूने के तौर पे खत्म करेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, कितने बीजेपी के नेता यहां आएंगे भाषण करके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जितना कांग्रेस को मैं जानता हूं कोई बीजेपी वाला नहीं जानता, क्योंकि मैं 40 साल कांग्रेस में रहा हूं। ये पार्टी सिकुड़ रही है। बड़ौदा के मतदाता क्यों वोट देते थे कांग्रेस को? सिर्फ एक ही कारण था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर, इसको रखना है चीफ मिनिस्टर। अब कारण यह है कि वो ये कहेंगे कि एक बार मेरे को मौका दो, मैं सारा कल्याण कर दूंगा। लेकिन सिकुड़ती हुई कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह के लिए दूसरा मौका अब चीफ मिनिस्ट्री का तो कभी आ नहीं सकता। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन राजनीति का पाठ में जानता हूं कि जो गया सो गया। और कांग्रेस की तो हमेशा पॉलिसी रही है यूज एंड थ्रो। So Bhupender Singh Hooda has been used and he has been thrown. So he should not think of becoming chief minister. इसलिए लोगों में का भ्रम भी ये दूर हो जाना चाहिए कि ये दोबारा कोई चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, 6 कांग्रेस हैं हरियाणा में। अब ये पता नहीं कौन सी कैंडिडेट जो है, कौन सी कांग्रेस का कैंडिडेट, इवन 2 कांग्रेस तो खुद हुड्डा के घर में ही हो गई। एक दीपेंद्र सिंह की कांग्रेस और एक भूपेंद्र सिंह की कांग्रेस, और 6 कांग्रेस, एक किरण चौधरी की कांग्रेस, अशोक तंवर चले गए ना तो उनकी भी थी एक शैलजा की कांग्रेस, एक रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस, और भी कोई रह गया? किरण का तो बोल दिया मैंने, किरण चौधरी। और मैं रहता तो साथ में मेरी थी कुलदीप बिश्नोई वाली रह गई। हाँ, कुलदीप बिश्नोई। और वहां टिकट इसलिए नहीं बांटी जाती कि ये जीतने वाला है, बल्कि इसलिए बांटी जाती है कि मेरी कांग्रेस है तो मैं जीत जाऊं, चारों तरफ ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिलवा दूं कि उनकी बिरादरियां मेरे को वोट दे दे। वो हारे या जीते मेरा कोई मतलब नहीं, बल्कि हार जाए तो ज्यादा ठीक है। मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहा हूं 7 राज्यों का, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और कर्नाटक और महाराष्ट्र की 2 बार मैंने टिकटें बांटी हैं। कांग्रेस गिरी कैसे है? वो नेताओं ने गिराई है जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि करने के लिए कांग्रेस को और कांग्रेस के पोटेंशियल कैंडिडेट को त्याग देते थे। उनका काम बढ़ जाए, उनका टट्टू पार हो, बस, बाकी कुछ हो ना हो। तो इस तरह की परिस्थिति में मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस को वोट करना यहां के मतदाताओं के लिए कोई सूझबूझ की बात नहीं। और मैं ये भी जानता हूं, बाकी आप भी कहेंगे और भी कहेंगे, विकास कि मैंने विकास कराया, बीजेपी कहेगी हम विकास करेंगे। इन दोनों के बीच में भी एक बात है, और वो ये है कि हरियाणा की राजनीति को परिपक्व करने का प्रयास हरियाणा में होना चाहिए। और वो प्रयास हमने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी ने एक हिम्मत की 2014 के इलेक्शन में कि ये फैसला लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और लोगों के मन में ये आया कि हां, यानी
हम तो ऐसा करते हैं कि कांग्रेस से नाराज हो तो इनेलो या लोकदल, उससे नाराज हो तो फिर कांग्रेस से नाराज हो तो फिर लोकदल, कभी देवीलाल जी, कभी ओम प्रकाश चौटाला जी, कभी भजनलाल जी, कभी बंसीलाल जी। बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर 6 साल में कोई बात करे, राजनीतिक उपलब्धि बता रहा हूं मैं, कि हरियाणा के लोगों को एक ऑप्शन दी कि ये दो चीजें नहीं है, तीसरे हम भी हैं, हमारे साथ लग के देखो, हम आपको इंसाफ देंगे, हम आपके काम बिना किसी भेदभाव के करेंगे। ये एक डेवलपमेंट से अलग चीज है जो भारतीय जनता पार्टी ने रखी और इसको निभाया भी है। इस चुनाव जीतने के बाद और तेजी से हम निभा सकते हैं। तो इसलिए बाकी कैंडिडेट की जो मैं बात करूं तो ये एक अच्छा फैसला था भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने अपना कैंडिडेट रिपीट किया। देखिए, कोई भी चुनाव में किसी कैंडिडेट को आप खड़ा करें, स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए कि चलो यार ये तो हार गया था, छोड़ो कोई और देखो, नहीं। योगेश्वर पहलवान जी का दोबारा टिकट देना भारतीय जनता पार्टी की इस सोच को भी दर्शाता है कि हम बिना मजहब के, बिना जात पात के, ये सोच के कि हमारा पहले चुनाव हारा, बेशक उसमें कोई जातीय फैक्टर रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मैंने बताया वो लोगों के दिल में था ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक चांस और दो। अब चांस देने वाली बात तो खत्म है। तो इसलिए योगेश्वर को हमने इन चीजों से ऊपर उठ के, जाति से, बिरादरी से और से, मैंने तो बल्कि यहां तक कहा था, मैंने कहा अगर योगेश्वर दत्त जी को आप टिकट नहीं देते इस बार तो लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा कि ये तो बदलते रहते हैं। राजनीति में ये भी जरूरी है, और किसी को मौका मिल जाए जीतने का तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश करे, ताकि लोगों के मन में आए कि ये मेरा है। वो आज से 550 साल पहले मैकाउले ने कहा कि द प्रिंस शुड नॉट ओनली बी लव्ड, यू शुड बी फियर्ड ऑल्सो। और दूसरा वो ये कहता है कि द प्रिंस शुड नॉट बी अपलॉडेड बाय इंडिविजुअल बट ही शुड बी अपलॉडेड कलेक्टिवली ऑल्सो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो किसी राजनीति को परिपक्व करती है। और ये भी बात सही है कि चाहे पिछला लोकसभा का चुनाव था, चाहे 2014 का चुनाव था एमएलए का, चाहे 2019 का एमएलए का चुनाव था, इसमें भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर है। मैं ये खुल के बात कहता हूं कि मोदी जी की वजह से जो एक सामाजिक दृष्टि से जो ये समझते थे कि हमारा भी कोई रखवाला हो, हमारे मुद्दों का भी कोई सही तौर पे उठाने का काम करे, वो उन्होंने एक एक करके किए, और एक नहीं 10 ऐसे काम किए जिसकी व्याख्या मैं करूं तो बहुत समय लग सकता है। और इसीलिए आज का युवा वर्ग, आज के वो लोग जिनको अपने मुल्क से, अपनी युवा पीढ़ी से और अपने इतिहास का जो हमारा पराक्रम है उससे प्यार रहा है, जिन लोगों को, वो आज उस मोदी जी को अपना आइकॉन मानते हैं। वो ये समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री छोटी सी छोटी बातों को भी पकड़ के गरीब से गरीब आदमी की भी आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। आज एक लिस्ट निकली है यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पे इलेक्शन है। एक या 2 आदमी को छोड़ के मैं 8 आदमियों को जानता भी नहीं कौन है, ये कहां के हैं, क्या है। इसका मतलब ये है
कि वो साधारण बैकग्राउंड के लोग हैं जिनको हमारे नड्डा जी का आशीर्वाद मिला और प्रधानमंत्री जी की मोहर लगी। ये चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी इस पार्टी में बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। तो ये बातें हैं, मुझे लगता है कि लोग इन बातों के लिए काम करेंगे और सही वोट देंगे और हम इस चुनाव में जीतेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि कांग्रेस चिकोड़ रही है इधर से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य क्या देख रहे हैं? देखो, भविष्य तो आप अखबार वाले मीडिया वाले बताओ। नहीं, आप कह रहे हैं, आप बताएं। मैंने बता दिया ना कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं है, सिकुड़ती हुई पार्टी है और उसमें भी 5-6 ग्रुप हैं। अब जो खुद अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा मानते हैं वो राज्य के लिए क्या करेंगे, ये सोचनीय विषय है। सर ऐसे हालात हो जाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी बना लें और आपको ऑफर कर दिया जाए कि सीएम पद के लिए, तो आप जा सकते हैं क्या उधर? देखो, ये सवाल आखिर में पूछना, अभी और बहुत सवाल है। अब मेरी बात, ये सारे सवाल बाद में जवाब दूंगा सर, वरना तो क्लाइमैक्स अगर अभी आ गया फिर सवाल क्या पूछोगे? सर आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी में आए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर यहाँ आए? आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर यहाँ आए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर यहाँ आए? भाई मेरे, आपको तो वीरेंद्र सिंह का फिर पता ही नहीं। वीरेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी ने 3 दिन पहले टेलीफोन करके ये कहा था कि आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं और आप दिल्ली छोड़ के कहीं ना जाना। और मेरे घर 5000 आदमी आ गए। 5 बजे ओथ का टाइम था और 1 बजे टेलीफोन आता है कि माफ करना चौधरी साहब, हो नहीं सकता। वीरेंद्र सिंह इसलिए कांग्रेस नहीं छोड़ी, मेरा आत्मसम्मान की बात है। मैं जिस पार्टी को मैंने 40 साल सींचा हो और वो इतना बड़ा मेरे साथ धोखा करे। मैं और बताता हूं अगली बात। मेरे को सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप मोदी जी के साथ जाओगे। मैंने कहा जी आप बता दो, मैं तो और कहीं भी चला जाऊंगा। तो कहने लगी अपनी पार्टी बना लो। मैंने कहा 100-200 करोड़ रुपए दिलवा दो, मेरे पास तो पैसा है नहीं। वो कहने लगी मेरे पास भी नहीं। मैंने कहा फिर इनसे दिलवा दो, जो आप समझ गए होंगे। सर हाँ जी, भाई मेरी 1 मिनट पहले मेरी सुन, अरे ना मेरी सुन लो। मैं ये काम कुमा की बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मुझे पॉलिटिकल बात करो यार, मजा आ गया क्या? सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोल। सर आपने 6 कांग्रेस की बात की, मैं ये कह रहा हूं आधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, तो क्या भारतीय जनता बीजेपी कांग्रेस एक कह दिया जाए तो ये अतिशोक्ति तो नहीं होगी? एक जब तक कांग्रेस में रहते हैं नेता तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर आरोप लगाती है, ये हैं वो हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते तो वो गंगा के धुले कैसे हो जाते हैं? देखिए, गंगा तो सबको पवित्र करती है। आप भी मारा हो, आप भी पवित्र हो जाओगे। सर प्रदेश में जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में किसान अध्यादेश जो लेके आए, जो एक्ट में जो बदलाव किया गया है, वो छोटू राम जी वाला एक्ट जो है उसमें जो बदलाव किया गया है, वो पहले वाला एक्ट ठीक था या अब वाला एक्ट ठीक? आप नाती रहे हैं सर छोटू राम के? नाती रहने हूँ। हाँ जी।
भाषा का सही प्रयोग। सर कौन से वाला, पहले वाला एक ठीक था या आप लेके आए ये वाला? देखिए मेरी बात सुनो, वीरेंद्र सिंह ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका कि मैं सबसे पहले किसान हूं। किस किस को सुनाना है? मैं किसान हूं, किसान के